जय हिंद, वंदे मातरम। आज आपको एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी की कथा बताऊंगा जो कि साहस और जीवटता की अभूतपूर्व मिसाल थे, जिनका नाम भी आपने अवश्य सुना होगा, ठाकुर रोशन सिंह। काकोरी कांड जब भी आप पढ़ेंगे, जब भी आप उसके बारे में सुनेंगे, आपको ठाकुर रोशन सिंह के नाम और काम दोनों याद आएंगे, जिन्होंने अंग्रेजों से भारत की आज़ादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों को मातृभूमि के लिए न्यौछावर कर दिया और सदा सदा के लिए अमर हो गए। इनके पिताजी का नाम ठाकुर जंगी सिंह था और माताजी का नाम कौशल्या देवी था। आज ही के दिन 22 जनवरी को इनका जन्म हुआ था। रोशन सिंह जी कुल 5 भाई बहन थे, जिनमें ये सबसे बड़े थे। इनका परिवार आर्य समाज से जुड़ा हुआ था, इसी कारण उनके हृदय में देश प्रेम की भावना बचपन से ही थी। गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन में रोशन सिंह ने भी बढ़ चढ़कर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपना योगदान दिया, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर और बरेली जिले के ग्रामीण क्षेत्र में जाकर असहयोग आंदोलन के प्रति लोगों को जागरूक किया और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में उसी दौरान पुलिस द्वारा हुई झड़प में उन्होंने पुलिस वाले की राइफल छीन ली और उसी राइफल से उन्हीं पुलिस वालों पर ज़बरदस्त फायरिंग शुरू कर दी, जिसके कारण पुलिस को वहाँ से भागना पड़ा। ये जानकारियाँ शायद नहीं बताई जाती या हम खोजते भी नहीं हैं, क्योंकि ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में हमें बताया नहीं गया, इसलिए हमारा मन भी ऐसा प्रेरित नहीं होता कि इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें। मैं भी ये जानकारियाँ कुछ मित्रों से, अंतर्जाल से, इन्हीं सब जगहों से उठा के आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। हो सकता है इनमें कहीं कुछ एक ऐसी जानकारियाँ हों जिसमें हो सकता है मतभेद भी हो, लेकिन इन सब के अलावा इनके बारे में जानना, इनका नाम लेना, इनकी जयंती, इनकी पुण्यतिथि पर इन्हें याद करना, ये बहुत पुण्य का कार्य है, तो हमें करना चाहिए। खैर आगे जानते हैं। तो उसके बाद रोशन सिंह जी को गिरफ्तार करके उन पर बरेली गोली कांड को लेकर मुकदमा चलाया गया और उन्हें 2 साल की सज़ा सुना दी गई। फिर उन्हें सेंट्रल जेल बरेली भेज दिया गया। सेंट्रल जेल बरेली में कारावास के दौरान उनकी मुलाकात पंडित राम दुलारे त्रिवेदी जी से हुई, जो पीलीभीत में असहयोग आंदोलन में शामिल होने की वजह से 6 माह की सज़ा काट रहे थे। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के पास एक कस्बे में भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी, जिससे उसमें छुपे हुए 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जलकर मर गए थे। इसी कारण से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। आंदोलन के बंद हो जाने से इससे जुड़े क्रांतिकारियों को बहुत निराशा हुई और इसी कांड के बाद, इसी आंदोलन के स्थगन के बाद एक क्रांतिकारियों का हुजूम तैयार होने लगा, जो गांधीवादी रास्ते पर नहीं चलना चाहता था, क्योंकि असहयोग आंदोलन पूरे देश द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। पूरा देश सहयोग करने के लिए एकत्र हो गया था और एकाधा छिटपुट या हिंसक घटनाओं के कारण गांधी जी ने इसे अचानक बंद कर दिया, जिससे पूरे देश में निराशा छा गई थी। इसी के बाद शाहजहांपुर में एक गुप्त बैठक रखी गई, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित कोई बहुत बड़ी क्रांतिकारी पार्टी बनाने का, क्योंकि वो समझ रहे थे कि अहिंसा के जरिए आज़ादी पा लेना बहुत ही दुष्कर है। कुछ मुट्ठी भर अंग्रेज अधिकारी करोड़ों हिंदुस्तानियों को सिर्फ सत्याग्रह और व्रत पर बैठने की वजह से छोड़ देंगे, ऐसा इन क्रांतिकारियों को नहीं लगता था। उन्हें लगता था कि अब इन्हें मारा भी जाना चाहिए, इनके अंदर डर जमाना भी बहुत आवश्यक है। सशस्त्र क्रांति ही भारत को स्वतंत्रता दिला सकती है। इस गुप्त बैठक की अगुवाई पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने की और इस बैठक में राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, राम दुलारे त्रिवेदी व सुरेंद्र चंद्र भट्टाचार्य आदि के साथ मिलकर इन लोगों ने पार्टी की नींव रखी। रोशन सिंह जी का निशाना अचूक था, उड़ती हुई चिड़िया को भी वे मार गिराते थे। इस कारण उन्होंने भी इस संगठन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी शुरू की। नरम दल और गरम दल की विचारधारा आपस में मेल न खाने की वजह से कांग्रेस सन 1922 में ही 2 हिस्सों में बंट गई थी और उसके बाद मोतीलाल नेहरू और देशबंधु चित्तरंजन दास और अन्य लोगों ने मिलकर स्वराज नाम से अपनी नई पार्टी बना ली। स्वराज पार्टी की नींव रखने वाले लोग काफ़ी धनाढ़ और अमीर किस्म के थे। वहीं दूसरी तरफ क्रांतिकारी पार्टी के पास संगठन को चलाने के लिए काफ़ी पैसे की ज़रूरत थी, लेकिन उनके पास
संविधान, विचारधारा, देश की आज़ादी को लेकर मर मिटने के हौसले के साथ साथ देशभक्त नवयुवकों का बहुत बड़ा संगठन था। लेकिन संगठन चलाने के लिए धन की भी आवश्यकता पड़ती थी, जो कि इन लोगों के पास बहुत कम थी। आयरलैंड के क्रांतिकारियों ने अपने संगठन में धन की कमी को पूरा करने के लिए डकैती का रास्ता अपनाया था। ऐसा ही रास्ता इन सभी क्रांतिकारियों ने भी सोचा कि संगठन की ओर से ऐसे एक्शन किए जाने चाहिए, लेकिन उसमें इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि किसी गरीब को नहीं सताना है और किसी भी प्रकार की हत्या को अंजाम नहीं देना है। इसी के साथ पहली डकैती एक्शन पार्टी के द्वारा 25 दिसंबर 1924 क्रिसमस वाले दिन पीलीभीत जिले में स्थित गांव बमरौली में बलदेव प्रसाद के यहाँ डाली गई, जो शक्कर बनवाता था और पैसों को ब्याज पर देता था और अवैध रूप से धन को कमाता था। इस डकैती में सोने चांदी के जेवरात सहित 4000 रुपये मिले। इस डकैती की घटना के दौरान एक आदमी ने उन्हें देख लिया और उन सभी को ललकारने लगा। तब ठाकुर रोशन सिंह जी ने अपनी एक ही गोली से उसे वहीं ढेर कर दिया। इसके बाद क्रांतिकारियों द्वारा ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति छेड़ने की खतरनाक मंशा से ब्रिटिश सरकार के खजाने को लूटने के लिए राम प्रसाद बिस्मिल की अगुवाई में 9 अगस्त 1925 में काकोरी डकैती की पूरी घटना को अंजाम दिया गया। इस घटना से पूरी ब्रिटिश हुकूमत सकते में आ गई। सरकारी खजाने को लूटना पूरी तरह से सरकार को एक हिसाब से चैलेंज देना था, एक चुनौती पेश करना था कि अब क्रांतिकारी सरकारी खजाने को भी लूटेंगे और अत्याचार कर रहे अंग्रेजों को मौत के घाट भी उतारेंगे। ठाकुर साहब ने 6 दिसंबर 1927 इलाहाबाद स्थित मलाका नैनी जेल की काल कोठरी से अपने एक मित्र को पत्र लिखा और इस पत्र को समाप्त करने के बाद आखिरी में आपने एक शेर को लिखा, जिंदगी जिंदा दिली को जाने रोशन, वरना कितने ही यहाँ रोज फना होते हैं। इलाहाबाद स्थित नैनी जेल में 8 महीने के कारावास के दौरान अंग्रेज़ों द्वारा तमाम कठिनाइयों और उनके अत्याचारों को आपने सहा। 18 दिसंबर 1927 यानी कि फांसी से पहले की रात ठाकुर रोशन सिंह ठीक से सो नहीं पाए और कुछ ही घंटों में जाग गए और रात में ही ईश्वर की आराधना में लग गए। सूर्य की किरण के साथ प्रातः शौच आदि से निवृत्त होकर हमेशा की तरह स्नान किया और ईश्वर का ध्यान किया। कुछ देर बाद आपने गीता के पाठ की तरफ अपना ध्यान लगाया। सब करने के बाद जेल के पहरेदार को उन्होंने खुद आवाज़ लगाई कि चलो। यह सुनकर पहरेदार बस उनको एकटक देखता रह गया। उसने अपने मन में सोचा, अरे इसे तो मौत का भी डर नहीं है, ये चेहरा हमेशा की तरह सामान्य था। दरअसल उन्हें देश पर कुर्बान होने की एक उमंग, एक जुनून उनके दिलो दिमाग में हिलोरे मार रहा था और उन्हें ये एहसास दिला रहा था कि उनका जन्म लेना धन्य हो गया। जेल की सलाखों से बाहर निकलते हुए जेल की उस कोठरी को प्रणाम किया और हाथ में गीता लेकर फांसी घर की तरफ निकल पड़े और खुद ही फांसी के तख्ते पर जा खड़े हुए फांसी के फंदे को चूमा और शेर की तरह 3 बार वंदे मातरम का उद्घोष किया और उसके बाद वेद मंत्र का जाप करते हुए 19 दिसंबर 1927 को फांसी के फंदे पर झूलकर सदा सदा के लिए शहीद हो गए। क्रांतिकारी अमर शहीद के अंतिम दर्शन के लिए हजारों की संख्या में स्त्री, पुरुष, युवा और वृद्ध इलाहाबाद के नैनी स्थित मलाका जेल के फाटक के पास खड़े हो गए। जब जेल का फाटक खुला और अंदर से जेल के कर्मचारी ने शहीद रोशन सिंह का शव ला कर दिया, तब लोग जोर जोर से नारे लगाने लगे, रोशन सिंह अमर रहें, रोशन सिंह अमर रहें। और इसी के बाद उनकी शव यात्रा एक भारी जुलूस के रूप में शहर में निकाली गई। उसके बाद गंगा यमुना के संगम तट पर वैदिक रीति रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। ठाकुर रोशन सिंह को काकोरी कांड के दौरान चले मुकदमे में फांसी की सज़ा सुनाई गई। इतनी ही जानकारी लगभग आम जनमानस को पता है। इसके पहले उन्होंने और क्या क्या कार्य किए, कितने वर्ष उन्होंने क्रांतिकारी संगठनों को दिए, कितना समय, कितना धन, कितनी पारिवारिक सहयोग उनको अपने इस क्रांतिकारी कार्यों में मिला, इनके बारे में हर व्यक्ति को, हर भारतीय को पता होना चाहिए, क्योंकि जान से बढ़कर मेरी नज़र में कोई योगदान नहीं हो सकता। और जो व्यक्ति सहर्ष जानबूझकर जानते हुए
देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दे, उससे उच्चतर कुछ भी नहीं हो सकता। हमारे मित्र ने, हमारे एक सहयोगी हैं जिन्होंने एक शायद रचनाकार हैं, और उन्होंने एक रचना देश के बारे में बहुत अच्छी लिखी थी। मैं पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा कि विशेषों में बचे क्या शेष के बारे में सोचेंगे, जहर से फैलते विद्वेष के बारे में सोचेंगे, स्वयं के जाति के मजहब के बारे में सभी सोचें, बताओ कब भला हम देश के बारे में सोचेंगे। बहुत खूबसूरत लाइन है, अंदर तक ये लाइन घर कर गई। और देश के बारे में हमें, आज की युवा पीढ़ी को, आज के हर भारतवासी को सोचना ही पड़ेगा। उन स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए कार्यों को याद करना ही पड़ेगा, उन्हें प्रेरणा स्वरूप अपने जीवन में अपनाना ही पड़ेगा। तभी हम एक अखंड और मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।